नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सामान्यतः मार्शल आर्ट की साधना दो प्रकार की होती है। एक में शारीरिक फिटनेस को बढ़ाने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण शामिल होता है। दूसरी विधि आंतरिक ऊर्जा का संवर्धन है, लेकिन ये केवल डार्क फोर्स चरण के मार्शल आर्टिस्टों के लिए ही है। योद्धा चरण के मार्शल आर्टिस्टों के पास संवर्धन के लिए आंतरिक ऊर्जा नहीं होती है। इन दो सामान्य प्रकारों के अलावा मानसिक शक्ति के उस्तादों द्वारा मानसिक शक्ति का संवर्धन भी किया जाता है। मानसिक शक्ति का विकास सामान्य प्रशिक्षण के माध्यम से या ज्ञानोदय नामक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। ज्ञानोदय की अवस्था प्राप्त करना सबसे कठिन है। इसके लिए सबसे पहले मार्शल आर्टिस्ट के मन का पूरी तरह से स्पष्ट और शांत होना आवश्यक है, जिसमें मन की स्थिति में कोई उतार चढ़ाव न हो, यहां तक कि जरा सा भी हलचल न हो। और आसपास के वातावरण के लिए भी कुछ निश्चित आवश्यकताएं होती है। ज्ञानोदय के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मानसिक शक्ति को यथासंभव प्रकृति के निकट की अवस्था में बाहरी रूप से प्रकट किया जाना चाहिए। एक बार सफल होने पर न केवल मानसिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, बल्कि कुछ विशेष प्रभाव भी दिखाई दे सकते हैं। ये मार्शल आर्ट तकनीकों में ज्ञानोदय के समान है, जैसे कि लक्ष्य द्वारा अभ्यास की जाने वाली 9 लेयर स्पीयर रिवर, जिसके लिए एक निश्चित स्तर की समझ की आवश्यकता होती है। लेकिन उस प्रकार की समझ मानसिक शक्ति ज्ञानोदय की तुलना में कहीं कम दुर्लभ है। लक्ष्य अपने पिछले जन्म में भी मानसिक शक्ति के स्वामी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मानसिक शक्ति के ज्ञान की अवस्था प्राप्त नहीं की थी। वे केवल ऑनलाइन संबंधित पोस्ट पढ़ सकते थे, उदाहरण के लिए किसी मानसिक शक्ति स्वामी द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बारे में, और उनकी मानसिक शक्ति में कितनी वृद्धि हुई, मानसिक शक्ति के उनके उपयोग में कितना सुधार हुआ इत्यादि। उन्हें स्वयं भी ये उम्मीद नहीं थी कि पुनर्जन्म के बाद वे इतनी जल्दी मानसिक शक्ति के ज्ञान की अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। मानसिक शक्ति निराकार और रंगहीन है, और इस क्षण ये चुपचाप बहते पानी की तरह या मकड़ी के जाले की तरह लक्ष्य के चारों ओर सभी दिशाओं में फैल रही थी। रात्रि आकाश में ब्रह्मांडीय ऊर्जा दिन की तुलना में अधिक शुद्ध थी। ये सर्वव्यापी अंधकारमय ऊर्जा थी। लक्ष्य की मानसिक शक्ति प्रवाहित हुई, ब्रह्मांडीय अंधकारमय ऊर्जा के साथ पूर्णतया एकीकृत हो गई और धीरे धीरे अंधकारमय ऊर्जा को अवशोषित करते हुए शक्तिशाली होती चली गई। ये प्रक्रिया धीमी लग रही थी, लेकिन लक्ष्य के लिए ये काफी तेज थी। वो सब कुछ भूल गया और तेजी से बढ़ती मानसिक शक्ति के आनंदमय अनुभव में डूब गया। वो अनुभूति सचमुच सबसे सुंदर और अद्वितीय थी। ब्रह्मांडीय अंधकार ऊर्जा वो सबसे मूलभूत और मूल शक्ति है जो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये सर्वव्यापी है और मार्शल आर्टिस्टों को उनकी आंतरिक ऊर्जा और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती है। स्टार दायरे में पहुंचने के बाद मार्शल आर्टिस्टों के लिए डार्क एनर्जी का संवर्धन करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है, क्योंकि ये उनके डांटेन ब्रह्मांड की शक्ति को बढ़ाता है। यदि कोई इस समय लक्ष्य की मानसिक शक्ति को देख पाता तो वो एक अद्भुत दृश्य का साक्षी बनता। लक्ष्य केंद्र में एक विशाल मकड़ी की तरह था और उसकी चारों ओर की मानसिक शक्ति ने धीरे धीरे फैलने वाले पारे के एक कुंड का निर्माण किया, जो मकड़ी के जाले की तरह सभी दिशाओं में फैल रहा था। उसके आसपास की हर चीज को घेर रहा था और एक छोटी झील की तरह बड़ा होता जा रहा था। इस झील में चांदी जैसा पानी अधिक मात्रा में पाया जाने लगा, जबकि नीला पानी कम होता गया, जो इस बात का संकेत था कि लक्ष्य के शरीर के भीतर हुआ कांस्य रूपांतरण लगभग गायब हो गया था। समय बीतने के साथ लगभग 3 घंटे बाद नीला पानी अंततः पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह सुनहरे पानी की हल्की सी झलक दिखाई दी। सुनहरा रूपांतरण। इस अवधि के दौरान लक्ष्य वास्तव में मध्य चरण रजत रूपांतरण के शिखर से
अंतिम चरण के शिखर तक छलांग लगा चुका था और यहां तक कि स्वर्ण रूपांतरण में प्रवेश करने के संकेत भी दिखा रहा था। इस समय लक्ष्य को इस बात का कोई प्रत्यक्ष एहसास नहीं था। वो ये भी भूल गया था कि ये उसका पिछला जीवन था या ये जीवन। उसे सहज रूप से पता था कि इस समय उसे अपनी मानसिक शक्ति पर और अधिक परिष्कृत नियंत्रण रखने और उससे कुछ लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है। मानसिक शक्ति के अनगिनत उपयोग हैं। ये तंत्रिका प्रतिक्रियाओं को बहुत बढ़ा सकती है, आसपास के वातावरण की अधिक सूक्ष्म अनुभूति प्रदान कर सकती है, वस्तुओं में हेरफेर करने, उड़ने और यहां तक कि रक्षा करने में भी सक्षम बना सकती है। फिलहाल मेरी मानसिक शक्ति बचाव करने में सक्षम प्रतीत होती है। मुझे इसे आजमाना होगा। लक्ष्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप अपने चारों ओर व्याप्त अंधकारमय ऊर्जा को महसूस किया। उसकी मानसिक शक्ति धीरे धीरे उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाने लगी। यह धुंध की तरह हल्का था। यह धुंधले ढंग से लक्ष्य को घेर रहा था और जैसे जैसे मानसिक शक्ति के बारे में उसकी समझ गहरी होती गई, ये धीरे धीरे ठोस होता गया। आधा घंटा और बीत गया और आधी रात हो गई। वो समय जब दिन भर में सबसे शक्तिशाली अंधकारमय ऊर्जा होती है। रात्रि आकाश में अदृश्य काली ऊर्जा अचानक उमड़ पड़ी, पानी की तरह लक्ष्य की मानसिक शक्ति में प्रवाहित होने लगी, जिससे उसकी सुरक्षात्मक परत मजबूत हो गई और उस पर होने वाले उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम हो गए। ये लगभग पूरा हो गया है। आधे घंटे तक समझने और अभ्यास करने के बाद मेरी सुरक्षात्मक परत आखिरकार सफल हो गई है। हल्की सुनहरी आभा वाली चांदी की सुरक्षात्मक परत अंततः पूरी तरह से जम गई। जैसे ही सुरक्षा कवच बना, पीछे से आश्चर्य की हल्की सी आहें सुनाई दी, जिससे लक्ष्य का दिल हिल गया और वो तुरंत अपनी ज्ञान की अवस्था से जाग गया। अपना सिर तेजी से घुमाते हुए लक्ष्य ने देखा कि आरिफ खान उससे कुछ ही दूरी पर पीछे खड़ा है और अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गई हैं। वो लक्ष्य को देख रहा है। इस समय लक्ष्य की नवप्राप्त मानसिक शक्ति अभी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं थी। जैसे ही वो अपनी ज्ञानोदय अवस्था से जागा, उसकी मानसिक शक्ति सूक्ष्म रूप से उमड़ पड़ी, जिसका प्रभाव उसकी आंखों पर दिखाई दिया। आरिफ खान को लक्ष्य की आंखें एक चमकदार चांदी जैसी रोशनी से जगमगा उठीं, जिनमें सुनहरी रोशनी की कुछ बूंदें झिलमिला रही थी, जो अंधेरे में अत्यंत भयावह लग रही थी। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यदि उसकी नसें इतनी मजबूत न होती, तो वो अब तक जोर से चीख चुका होता। लक्ष्य जानती थी कि आरिफ खान ने लक्ष्य के शरीर के चारों ओर मौजूद मानसिक शक्ति कवच को जरूर देखा होगा और वो चौंक गई होगी। हालांकि लक्ष्य अपनी मानसिक शक्ति के रहस्य को उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये मामला अंततः उजागर हो जाएगा और वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। इसके अलावा लक्ष्य की आरिफ खान के बारे में अच्छी राय थी, इसलिए अगर वो इसे देख भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस समय लक्ष्य बेहद प्रसन्न था। इस ज्ञानोदय के माध्यम से उसकी मानसिक शक्ति सीधे रजत चरण के अंतिम शिखर को पार कर स्वर्ण चरण के प्रारंभिक स्तर में प्रवेश कर गई थी। ये जानना आवश्यक है कि अपने पिछले जीवन में उन्होंने 1000 वर्षों तक साधना की थी और उनकी मानसिक शक्ति केवल स्वर्णिम अवस्था के शिखर तक ही पहुंची थी। इस जीवन में वे 1 महीने से भी कम समय के लिए वापस लौटे हैं और पहले ही प्रारंभिक अवस्था में पहुंच चुके हैं, जो उनके पिछले जीवन की तुलना में एक बड़ा अंतर है। स्वर्णिम अवस्था के प्रारंभिक चरण में वो वस्तुओं को नियंत्रित करके उड़ सकता था, जबकि मार्शल आर्टिस्ट तब तक उड़ नहीं सकते थे जब तक वे तारामंडल में प्रवेश नहीं कर लेते। केवल यही एक बात उसे लगभग अजेय बना देती थी। उसने अपनी मानसिक शक्ति पर नियंत्रण किया। उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गई। उसने आरिफ खान का अभिवादन करने के लिए हाथ उठाया और पूछा, भाई खान, आप क्यों उठे हैं? आरिफ खान को होश आया। उसने चारों ओर देखा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। फिर सावधानी से लक्ष्य के पास पहुंचा। बैठने के बाद
उसने लक्ष्य को काफी देर तक गौर से देखा और फिर बोला, लक्ष्य, अभी अभी क्या हुआ? तुम्हारे चारों ओर वो चांदी जैसी चमक क्या थी? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? उन्हें देखते ही मुझे धड़कन महसूस हुई। क्या ये डॉट? भाई खान, मैंने हमेशा आपको एक अच्छा दोस्त माना है, इसलिए आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कृपया पहले इसे मेरे लिए गुप्त रखें। चिंता मत करो भाई, जिस दिन मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट अकादमी में भर्ती किया था, उसी दिन से मैं तुम्हें प्रतिभाशाली समझता था। तुम्हारा प्रदर्शन वाकई मुझे आश्चर्यचकित कर गया है। भाई खान, मेरी सहन शक्ति बहुत मजबूत है, इसलिए बस मुझे बता दो। मैं वादा करता हूं कि किसी को नहीं बताऊंगा। आप गलत नहीं हैं, मैं मानसिक शक्ति का उस्ताद हूं। अभी आपने जो चांदी की रोशनी का कवच देखा, वो एक सुरक्षात्मक कवच था जिसे मैंने अपनी मानसिक शक्ति से बनाया था, जिसे मानसिक रक्षा भी कहते हैं। मुझे लगता है कि भाई खान इस शब्द को जानते हैं, है ना? हे भगवान, क्या आप सचमुच मानसिक शक्ति के उस्ताद हैं? मुझे पता था कि आपकी ताकत किसी योद्धा के स्तर की नहीं है। मैं मानसिक रक्षा के बारे में जानता हूं, इसका जिक्र ऑनलाइन भी हुआ है। लेकिन लेकिन क्या ये ऐसी चीज नहीं है जो केवल शीर्ष स्तर के युद्ध देवता ही कभी कभार हासिल कर पाते हैं? आरिफ खान एक पल के लिए चौंक गया, फिर अचानक बोला, नहीं। लक्ष्य, तुम्हारी उम्र कितनी है? अगर तुम्हारे पास मानसिक शक्ति है भी, तो क्या वो नीले रंग की कांस्य स्तर की मानसिक शक्ति नहीं होनी चाहिए? मैंने देखा कि तुम्हारा सुरक्षा कवच पूरी तरह से चांदी का था और उसमें सोने के अंश भी थे। क्या ये चांदनी का भ्रम था? जब आरिफ खान बोल रहा था, उसने रात के आकाश की ओर देखा, लेकिन पाया कि उस रात चंद्रमा नहीं था। लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, भाई खान, आपने गलत नहीं देखा। मेरी मानसिक शक्ति ने अभी अभी एक नया मुकाम हासिल किया है और मैं शुरुआती स्वर्णिम चरण में प्रवेश कर चुका हूं। इसीलिए मैंने आपसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा था। अरे वाह, स्वर्णिम युग की शुरुआत! आरिफ खान ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। उसने कुछ देर तक लक्ष्य को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अचानक लक्ष्य की गर्दन पकड़ ली। अरे यार, क्या तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? बच्चे, तुम अभी 18 साल के भी नहीं हुए हो और तुम्हारे पास अभी से ही स्वर्णिम स्तर की मानसिक शक्ति है। मैंने ऑनलाइन एक युद्ध देवता स्तर के मानसिक शक्ति के उस्ताद का वीडियो देखा और उसकी मानसिक शक्ति केवल रजत स्तर के अंतिम चरण में थी और उसके द्वारा उत्सर्जित आभा में अभी भी सियान रंग था। तुम एक युद्ध देवता को कैसे पीछे छोड़ सकते हो? मैं एक मामूली युद्ध सेनापति, इसके बारे में क्या सोचूं? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, राक्षस। जाहिर है, आरिफ खान की प्रतिक्रिया अतिरंजित थी, जो उसने अपनी आंतरिक उत्तेजना को व्यक्त करने के लिए की थी। असल में वो किसी भी तरह की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लक्ष्य भी हंसी और थोड़ी देर तक उसके साथ खेलती रही। फिर दोनों शांत हो गए। लक्ष्य वही बैठे रात के आकाश को देख रहे थे और उन्होंने आरिफ खान से कहा, भाई खान, मुझे लगता है कि इस बार हमारे लक्ष्य के लीक होने का निश्चित रूप से मतलब है कि मार्शल आर्ट अकादमी के भीतर कोई समस्या है। अगर ये अतीत की बात होती, तो लक्ष्य के शब्दों ने शायद आरिफ खान को मार्शल आर्ट अकादमी का बचाव करने के लिए प्रेरित किया होता। लेकिन इस बार आरिफ खान ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और लक्ष्य के अगले शब्दों की प्रतीक्षा की। ये शक्ति प्रदर्शन था। प्रारंभिक स्वर्णिम अवस्था का मानसिक शक्ति स्वामी, भले ही उसकी शारीरिक शक्ति केवल 8वें स्तर के योद्धा स्तर की थी, वास्तविक युद्ध में एक मध्यम स्तर के युद्ध सेनापति का मुकाबला कर सकता था। वास्तविक युद्ध शक्ति के मामले में लक्ष्य इस छोटी टीम में सबसे शक्तिशाली था। आरिफ खान को शक्तिशाली के प्रति सम्मान दिखाना ही था, चाहे दोनों मित्र हो या नहीं, ये आवश्यक था। लक्ष्य ने आगे कहा, हमारे मार्शल आर्ट जिम के ओल्ड ने पहले ही जिम छोड़ने और ठाकुर ग्रुप में शामिल होने का फैसला कर लिया है। उसके अभी तक न जाने का कारण शायद ये है कि वो जिम के अंदर हमारे बारे में जानकारी जुटा रहा है। मुझे लगता है कि उसने तुषार द्वारा
जिम के आंतरिक नेटवर्क पर पोस्ट किया गया वीडियो देखा, जिसके कारण हमारी लोकेशन लीक हुई। बूढ़ा हूं वो नीच कमीना। क्या वो भूल गया है कि मार्शल आर्ट जिम ने उसे कैसे पाला पोसा था? ये खबर सुनकर आरिफ खान ने दांत पीस लिए। दानव देव दल का ओल्ड हु से संपर्क अवश्य होना चाहिए, या हो सकता है कि कोई और उन्हें जोड़ रहा हो। लेकिन अब इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अब एक बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। अगर दूसरों को पता चल जाए कि हम कहाँ हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से हमारी अगली चाल का अनुमान लगा सकते हैं, और यहां तक कि घात लगाकर हमला भी किया जा सकता है। आरिफ खान ने सिर हिलाते हुए कहा, लक्ष्य, तुम सही हो। अब क्या करें? इसका कोई खास अच्छा समाधान नहीं है, लेकिन एक बहुत ही सरल समाधान है। ये क्या है? ये सरल है। दानव देव दस्ते का लक्ष्य भी विशालकाय हाथों वाला भालू है। हमारे लक्ष्य एक ही है। जैसे ही हम उनसे मिलते हैं, हम उन्हें मार डालते हैं। लक्ष्य के जानलेवा शब्दों को सुनकर आरिफ खान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। दानव शिकारी और दानव देवता दल लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी रहे थे, जो बुद्धि और साहस की लड़ाई में लगे हुए थे। लेकिन आरिफ खान के दिल में उसने कभी महसूस नहीं किया कि दानव शिकारी श्रेष्ठ थे। दानव देवताओं से इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद दानव शिकारियों ने अपने कुछ कर्मियों को भी खो दिया था, क्योंकि दानव देवताओं की समग्र शक्ति वास्तव में उनकी तुलना में थोड़ी अधिक थी। इसलिए आरिफ खान ने कभी भी दानव देवता के सदस्यों को सीधे मारने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वो जानता था कि वे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन लक्ष्य की ये बात सुनकर आरिफ खान को वास्तव में एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा ये 8वें स्तर का योद्धा वास्तव में एक स्वर्ण स्तर का मानसिक विशेषज्ञ था, जो मध्यम स्तर के सरदारों को मारने में सक्षम था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उसे प्रशंसा करनी चाहिए। फिर आरिफ खान ने लक्ष्य के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तो हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहते हैं भाई। आज से मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्य ने भी हैरानी से आरिफ खान की ओर देखा। उनके शब्द स्पष्ट रूप से निष्ठा की अभिव्यक्ति थे, जो टीम के भीतर छिपे हुए संघर्षों की ओर भी इशारा करते थे। आरिफ खान मुस्कुराया और उसने इस विषय पर आगे चर्चा नहीं की। उसने अपनी सारी बातें कह दी थी और उसने लक्ष्य पर दाव लगा दिया था, क्योंकि वो लक्ष्य को एक जबरदस्त क्षमता वाला स्टॉक मानता था। अगर ये दोस्त तरक्की करता तो लाभ असीमित होते। आप सब जाग गए हैं। जब दोनों बात कर रहे थे, तभी गौरव यादव भी उठ खड़ी हुई और लक्ष्य और आरिफ खान ने अपनी बातचीत रोक दी। फिर ध्रुव और तुषार भी उठ खड़े हुए। डेमन हंटर स्क्वाड के पूरी तरह से इकट्ठा हो जाने के बाद ध्रुव ने आरिफ खान से पूछा, क्या तुम्हारा घाव ठीक है? कोई बात नहीं, मामूली चोट है। इतनी देर तक बाहर शिकार करने के बाद ये छोटी सी खरोंच कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है, तो चलिए अब प्रस्थान की तैयारी करते हैं। भोर होने से पहले हम जाकर एक अनुकूल स्थिति सुरक्षित कर लेंगे। लक्ष्य ने पूर्व दिशा की ओर नजर डाली। आकाश में भोर की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। ये वाकई कार्रवाई करने का सही समय था। लेकिन अगर वो ऐसा सोच सकता है, तो क्या दूसरी टीमें भी ऐसा नहीं सोच सकती? इसके बाद तुषार ने अपना फोन दोबारा निकाला और उनके जाने का वीडियो पोस्ट करना चाहा, लेकिन आरिफ खान ने उसका हाथ रोक दिया। भाई खान, आप क्या कर रहे हैं? तुषार चौंक गया। आरिफ खान किस बात पर इतना पागल हो रहा था? कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि वीडियो पोस्ट करने की आपकी आदत बहुत बुरी है। हम अपनी जान जोखिम में डालने जा रहे हैं, न कि घूमने फिरने। हम पहले भी एक बार बेनकाब हो चुके हैं, और चाहे ये वीडियो आपके द्वारा लीक किया गया हो या नहीं, आपको अब और कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहिए। तुषार को तुरंत थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। वो हमेशा खुद को टीम का दूसरे नंबर का कमांडर मानता था, और अगर ध्रुव कभी पद छोड़ देता तो वो डेमन हंटर स्क्वाड का अगला कप्तान होता। उन्हें बेबाक राय रखने की आदत थी, तो फिर आरिफ खान ने उनके मामलों में दखल देने की हिम्मत कब की? मैं इसे फोरम पर पोस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं इसे मार्शल आर्ट्स जिम के आंतरिक नेटवर्क पर पोस्ट कर रहा हूं।
क्या आपको हमारे वीर प्रताप योद्धाओं पर भरोसा नहीं है? क्या आप कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं? आरिफ खान ने उपहास किया। वो पहले ही लक्ष्य की बातों पर विश्वास कर चुका था और जानता था कि लक्ष्य बिना कारण के नहीं बोलेगा। बूढ़े हु को जरूर कोई समस्या रही होगी। अगर आरिफ खान एक और वीडियो पोस्ट करता है तो क्या ये ओल्ड हु को आगाह करने के बराबर नहीं होगा? इसके अलावा वो अभी अभी घायल हुआ था और अगर उस मस्तिष्क खाने वाली अबाबिल ने उसे थोड़ा और सटीक तरीके से चोंच मारी होती तो शायद उसकी मौत हो गई होती। इस समय उसने स्वाभाविक रूप से तुषार को दोषी ठहराया और तुषार के सामान्य अहंकार के साथ मिलकर आरिफ खान को वो लंबे समय से असहनीय लगता था। हालांकि इतनी भारी क्षति भी योद्धाओं को पीछे हटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पीछे से आ रहे योद्धाओं ने तुरंत ही दोनों बंदरों को मार गिराया। दानव देव दल के प्रवीण ने रॉकेट लॉन्चर से स्टेडियम के प्रवेश द्वार के ठीक बीचों बीच एक गोला दागा। प्रवेश द्वार पर अब ज्यादा राक्षस नहीं बचे थे। उसका निशाना खूंखार जंगली सुअरों के झुंड के बीचों बीच लगा। उसने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा कुछ ही जंगली सुअर उसकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से मुसीबत खड़ी कर दी। स्टेडियम के अंदर से एक जोरदार गर्जना हुई जिसकी गूंज आसमान में सुनाई दी। स्टेडियम के चारों ओर बची हुई कुछ टूटी हुई खिड़कियों के शीशे भी उस गर्जना के प्रभाव से चकनाचूर हो गए और ध्वनि तरंगों के बल से बिखर गए। ये क्या है? योद्धा अचंभित रह गए। इस गर्जना के बाद आसपास के जानवरों के झुंड भी गर्जना करने लगे। गड़गड़ाहट। स्टेडियम के अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी और मुख्य द्वार जोर से खुल गया। सबसे पहले 3 सींग वाले बैलों का एक झुंड बाहर निकला। त्रिसिंग वाले बैल सामान्य भैंसों से उत्परिवर्तित हुए थे, जो पहले से ही पीले रंग के मवेशियों से बड़े थे। उनके सिर पर एक तीसरा सींग उगाया था। उनका शरीर गैंडों जैसा था और उनकी खून जैसी लाल आंखें उनके निर्भीक स्वभाव और क्रूरता को दर्शाती थी। सबसे आगे चल रहा त्रिसींग वाला बैल पहले से ही भी श्रेणी का एक विशालकाय बैल था। ये एक आम हाथी के समान था। अपने चारों खुरों से जोरदार प्रहार करते हुए इसने उस योद्धा को कुचल दिया जो समय रहते बच नहीं पाया, जिससे उसकी सारी हड्डियां टूट गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसका शरीर उसके एक नुकीले सींग पर फटी हुई गुड़िया की तरह लटका हुआ था। त्रिसींग वाले सांडों के ठीक पीछे राक्षसी भेड़ियों का एक झुंड चल रहा था। ये राक्षसी भेड़िए अब 1.5 मीटर से भी अधिक ऊंचे थे, जिनके मुंह से 3 इंच लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। प्रकट होते ही वे चारों दिशाओं में झपटे और पलक झपकते ही 3-4 योद्धाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गोली चलाने वाले प्रवीण ने अपनी वजह से हुई परेशानी को देखा और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन ऊपर से आती एक काली छाया ने उसे कुचल दिया। ये एक विकृत काला गोरिल्ला था जो देखने में किंग कोंग नामक फिल्म के नायक जैसा लग रहा था। उसकी विशाल मुट्ठी ने प्रवीण को जकड़ लिया। प्रवीण ने एक और वार किया, लेकिन उससे गोरिल्ला पर केवल एक छोटा सा घाव हुआ। फिर वो खून के लोथड़े में बदल गया। उसके बाद लड़ाकू विमानों के समान कई चीलें उड़ निकली। साथ ही 20 मीटर लंबे और पानी के बैरल जितने मोटे अजगर, पपड़ीदार चींटीखोर और यहां तक कि कुछ तेंदुए भी दिखाई दिए, जो कृपान दांत वाले बाघों से भी अधिक प्रभावशाली थे। इन प्राणियों के प्रकट होते ही योद्धाओं में भारी जानमाल का नुकसान हुआ। 40 योद्धाओं में से 1/3 की तुरंत मृत्यु हो गई और शेष बचे योद्धा बिना पीछे देखे अपनी जान बचाकर भाग गए। अंत में स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर 1 दर्जन विशालकाय मानव भालू प्रकट हुए। प्रत्येक मानव भालू 5 मीटर से अधिक लंबा था। जहां भी वे जाते, धरती कांप उठती। उनकी मोटी चमड़ी और चर्बी की परतें स्नाइपर राइफलों की गोलियों से भी अप्रभावित थी। वे निकले और विशाल कदमों से योद्धाओं का पीछा करने लगे। इस यात्रा पर निकले योद्धाओं का निशाना आखिरी मानव भालू था, जो लगभग 7 मीटर लंबा एक विशालकाय दानव था।
उसकी हथेलियां असाधारण रूप से बड़ी थी। योद्धाओं का एक दल जैसे ही भागने के लिए बख्तरबंद वाहन में सवार हुआ, विशालकाय हथेली वाले मानव भालू ने 3 बड़े कदम बढ़ाते हुए उनका पीछा किया। अपनी हथेली जोर से नीचे पटकी और बख्तरबंद वाहन को धातु के पैनकेक जैसी किसी चीज में बदल दिया। बख्तरबंद वाहन की दरारों से खून बह रहा था। योद्धाओं की ये पूरी टीम नष्ट हो गई थी। एक हथेली से बख्तरबंद वाहन को चपटा करने के बाद विशाल हथेली वाले मानव भालू ने आकाश की ओर एक दहाड़ लगाई और इटावाहा काउंटी तुरंत उत्तेजित हो गई। इस समय लगभग सभी उत्परिवर्तित जानवर ए श्रेणी के उत्परिवर्तित जानवर के जन के जवाब में आकाश की ओर दहाड़ने लगे। विकृत प्राणियों में भी स्पष्ट पदानुक्रम होता है। हालांकि बी श्रेणी से नीचे के प्राणी एक दूसरे पर शासन नहीं कर सकते जब तक कि वे एक ही प्रजाति के न हों, लेकिन एक बार ए श्रेणी का प्राणी जन्म ले लेता है तो सभी विकृत प्राणी अपनी प्रजाति विशिष्ट पाबंदियों को त्याग देते हैं और स्वतः ही ए श्रेणी के उस प्राणी के अधीन एकत्रित हो जाते हैं, उसके सबसे वफादार अधीनस्थ बन जाते हैं। यही कारण है कि राक्षस शहरों पर हमला करते हैं। विकृत राक्षस का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसकी बुद्धि भी उतनी ही अधिक होती है। बेशक चाहे वे किसी भी प्रकार से विकृत हो जाएं, वे मानव मस्तिष्क की गतिविधि के स्तर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वे एकजुट होना जानते हैं, कुछ बुनियादी युद्ध विधियों से परिचित हैं और मानव ठिकानों को घेरना जानते हैं ताकि वे मानवता को पृथ्वी से पूरी तरह से मिटा सकें। अपेक्षाकृत शांत रहने वाला वो छोटा सा कस्बा अचानक अशांत हो गया और अनगिनत विकृत जीव प्रकट हो गए। आकाश में न जाने कहां से असंख्य विकृत पक्षी उड़कर आ गए। जमीन पर लगे मैनहोल के ढक्कन ऊपर उठ गए और अनगिनत चूहे निकल आए जो सड़कों पर घनी संख्या में फैले हुए थे। विशालकाय सिवेट बिल्लियां पेड़ों पर उछल कूद कर रही थी। भयानक 4 पैरों वाली छिपकलियां खंडहरों में रेंग रही थी और सभी प्रकार के उत्परिवर्तित जानवर अपने आवासों को छोड़कर स्टेडियम की ओर बढ़ रहे थे। जो योद्धा अभी अभी जोश से भरे हुए थे, वे लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। 40 लोगों में से आधे से अधिक मारे जा चुके थे और शेष बचे लोग सड़क पर भाग रहे थे। हालांकि अनगिनत विकृत जानवर उनका पीछा कर रहे थे और कभी कभी आगे नए विकृत जानवर दिखाई दे रहे थे। ऐसे में ये लोग बाहरी सहायता के बिना निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे। लक्ष्य दूर से दूरबीन से स्थिति का अवलोकन कर रही थी और धीरे से कुछ बुदबुदा रही थी। ये जल्द ही आने वाला है ना? अगर मुझे सही याद है तो इस बार युद्ध के देवता आने वाले हैं। समय लगभग सही है। जब भागती हुई भीड़ लगभग हताश हो चुकी थी, तभी सड़क किनारे एक ऊंची इमारत पर 2 लोग दिखाई दिए। इटावाहा काउंटी कस्बे का व्यायामशाला कस्बे के मध्य में स्थित है। ये एक मनोरंजन स्थल है जिसके केंद्र में व्यायामशाला है। ये कभी नागरिकों के मिलन स्थल हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरे जिले में राक्षसों की सबसे अधिक संख्या वाला क्षेत्र बन गया है। दानव शिकारियों का वाहन बिना किसी घटना के अवकाश चौक के किनारे तक पहुंच गया और रास्ते में उसे राक्षसों के किसी बड़े समूह का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब वे चौक के सबसे नजदीक वाली सड़क पर पहुंचे तो वाहन आगे नहीं बढ़ सका। उसी क्षण आकाश हल्का हल्का रोशन होने लगा और धुंधली रोशनी के नीचे हजारों की संख्या में राक्षसों का एक विशाल काला समूह अवकाश चौक को ढक लिया। उनमें से कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगर ये राक्षस सतर्क हो गए तो शायद बख्तरबंद वाहन भी उनके दस्ते की रक्षा नहीं कर पाएगा। गौरव, पता लगाऊं कि क्या यहां कोई विशालकाय ताड़ के पेड़ वाला मानव भालू है? मानव भालू की स्थिति का पता लगाने की कोशिश करो, ध्रुव ने निर्देश दिया और गौरव यादव ने बख्तरबंद वाहन की रोशनदान से अपना सिर बाहर निकाला और वाहन के इंफ्रारेड स्कोप का उपयोग करके स्कैन किया। आग जैसे अयाल वाले घोड़ों का झुंड, नुकीले दांतों वाले जंगली सुअरों का समूह और खून के प्यासे मास्टिफ कुत्तों का एक बड़ा झुंड। वाह! व्यायामशाला के प्रवेश द्वार पर लोहे की भुजाओं वाले बंदरों का एक समूह है। उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। हु
केंद्रीय प्रकाश स्तंभ के ऊपर ठंडे किवों का एक झुंड है। ये दिमाग खाने वाले अबाबिलों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सभी ई रैंक के हैं। उत्परिवर्तित पक्षी। कुछ देर छानबीन करने के बाद गौरव यादव रोशनदान में वापस लौट आया। कैप्टन, मुझे कोई विशाल तार के पेड़ वाला मानव भालू नहीं दिखा, और यहां कम रैंक वाले भी ज्यादा नहीं हैं। यहां उत्परिवर्तित जीव हैं। उनकी रैंक काफी ऊंची है। हालांकि मैंने देखा कि जैसे जैसे हम जिम के प्रवेश द्वार के करीब पहुंचते हैं, उत्परिवर्तित जीवों की रैंक भी ऊंची होती जाती है। रैंक बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि जिम का अंदरूनी हिस्सा उच्च रैंक वालों का अड्डा है। उत्परिवर्तित राक्षस और विशालकाय हथेली वाला मानव भालू शायद जिम के अंदर हों। सभी की निगाहें जिम की ओर मुड़ गई। कस्बे का जिम मामूली है। एक बास्केटबॉल स्टेडियम जिसमें शायद 2 से 3 हजार सीटें हैं। इमारत आश्चर्यजनक रूप से बरकरार है और उच्च श्रेणी के खिलाड़ियों का एक घना समूह है। विकृत राक्षस इसके प्रवेश द्वार पर एकत्रित हो गए हैं। इसके अलावा एक विचित्र घटना भी देखने को मिली। सभी उत्परिवर्तित जानवर जिम की ओर मुंह करके खड़े थे। कुछ राक्षसों ने बख्तरबंद वाहन को आते देखा, लेकिन कोई हरकत नहीं की। यह बहुत खतरनाक है। वाहन को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। किसी भी तरह की और आवाज से उत्परिवर्तित राक्षस सतर्क हो जाएंगे, और अगर हमने उन्हें परेशान किया तो वे हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ध्रुव ने आरिफ खान को तुरंत इंजन बंद करने का आदेश दिया, और समूह ने जल्दबाजी में एक रणनीति तैयार की। हमारा लक्ष्य जिम के अंदर मौजूद विशालकाय ताड़ के पेड़ जैसे दिखने वाले मानव भालू की मूर्ति है, लेकिन फिलहाल जमीन से उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा है। क्या किसी के पास कोई अच्छा उपाय है? हो सकता है कि हम अन्य दस्तों के आने का इंतजार कर सकें और वे कुछ उत्परिवर्तित राक्षसों को भगा ले जाएं, जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। हालांकि मुझे लगता है कि अन्य दस्ते अभी छुपकर देख रहे हैं और कोई भी नेता बनकर सामने नहीं आना चाहता। ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, कोई बेवकूफ नहीं है। इस योजना को अंजाम देना मुश्किल है। तुषार ने उसी क्षण कहा, जिम के अंदर सीवर जरूर होंगे। हम भूमिगत पाइपों के माध्यम से प्रवेश करने पर विचार कर सकते हैं। ध्रुव ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, सीवर वाला रास्ता अब संभव नहीं है। ये उत्परिवर्तित चूहों का अड्डा है, और अंदर जाने से चूहों की संख्या में अचानक वृद्धि हो सकती है, जिससे हम सभी का कोई निशान नहीं बचेगा। तुषार ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, हम पैदल नहीं जा सकते। हम भूमिगत मार्ग से भी नहीं जा सकते। क्या हम हवाई मार्ग से जा सकते हैं? मेरे पास अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा। ध्रुव ने लक्ष्य की ओर देखा। लक्ष्य, क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? लक्ष्य ने उत्तर दिया, राक्षसों की इतनी घनी भीड़ में रास्ता बनाना शायद नामुमकिन है। क्या तुमने इन विकृत राक्षसों का अजीब व्यवहार नहीं देखा? उन्हें मार्शल आर्टिस्टों के आने की कोई खास परवाह नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और किनारों से थोड़ा थोड़ा करके रास्ता साफ करना चाहिए। हमें शायद कुछ देर यही रुकना पड़ेगा। चरना, यहां 10,000 से भी ज्यादा राक्षस है। हम मुट्ठी भर लोग कब तक ऐसे ही चरते रह सकते हैं? तुषार ने तुरंत विरोध जताया। जाहिर तौर पर वो आरिफ खान के लिए लक्ष्य के पहले के समर्थन से अभी भी नाराज था। बेशक, ये सिर्फ हम ही नहीं हैं। वास्तव में यहां 8 टीमें हैं, और मैं गारंटी दे सकता हूं उन्हें अंततः इस विधि का भी उपयोग करना होगा। और क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम इस क्षेत्र से सभी उत्परिवर्तित राक्षसों को हटा दें, तो विशालकाय ताड़ के पेड़ वाले मानव भालू का शिकार किए बिना भी हमारी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी? बाकी लोगों की आंखें तुरंत चमक उठीं और उनके दिमाग में तेजी से गणनाएं शुरू हो गई। 10,000 से अधिक उत्परिवर्तित राक्षस हैं, जिनमें कई सी रैंक और डी रैंक वाले भी शामिल हैं। यदि 8 दस्ते उन्हें खत्म कर दें, और यदि प्रत्येक दानव शिकारी 1,000 को मार गिराएं, तो इससे भारी राजस्व प्राप्त होगा। वर्तमान में पृथ्वी पर राक्षसों की संख्या मनुष्यों की संख्या से कहीं अधिक है। समय समय पर राक्षसों का आक्रमण होता रहता है। हालांकि मानवता ने अपनी स्थिति बनाए रखी है, लेकिन वे हमेशा
निष्क्रिय रक्षात्मक स्थिति में रहे हैं। मॉन्स्टर सीज अव्यवस्थित नहीं होते, उनका नेतृत्व एक उन्नत टीम करती है। राक्षस, इस कमांडर के लिए न्यूनतम रैंक ए रैंक बी रैंक है। राक्षस दूसरे राक्षसों को किसी विशिष्ट शहर पर हमला करने का आदेश नहीं दे सकते। एक रैंक जमीन पर राक्षस पहले से ही दुर्लभ है। अगर उच्च स्तरीय युद्ध जनरल टीमें और युद्ध देवता स्तर की टीमें ये जान ले कि ए रैंक कहाँ पाया जाता है, तो एक विकृत राक्षस प्रकट हुआ है, वे निश्चित रूप से इसे तुरंत मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे। इससे न केवल भारी मुनाफा होगा, बल्कि राक्षसों के हमले को भी रोका जा सकेगा। इसलिए ए रैंक बेस सिटीज के आसपास राक्षस बहुत कम दिखाई देते हैं। यह स्वाभाविक है कि ध्रुव और उसकी टीम इस स्थिति से अनभिज्ञ है, या शायद वे जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। सभी टुकड़ियां आ गई। ये देखकर कि राक्षस सक्रिय रूप से हमला नहीं कर रहे थे, सभी ने उन्हें मारने के लिए अपना पूरा प्रयास लगा दिया। विभिन्न दस्तों के स्नाइपरों द्वारा थोड़े कमजोर मॉन्स्टर समूहों को एक एक करके अलग किया गया, उन्हें मुख्य झुंड से बाहर निकाला गया और फिर एक एक करके मार डाला गया। पहले उत्परिवर्तित पक्षियों को मार डालो। इन सभी उड़ने वाली चीजों से छुटकारा पाओ। शिकार करते समय मार्शल आर्टिस्टों के बीच भी यही आम सहमति है। सबसे पहले उत्परिवर्तित पक्षियों के झुंड को मार गिराना चाहिए, अन्यथा पीछे हटते समय उत्परिवर्तित पक्षियों द्वारा पीछा किए जाने पर भागना मुश्किल हो जाएगा और आकाश में उड़ने वाले झुंड अन्य राक्षसों के लिए संकेत का काम करते हैं, इसलिए उन्हें पहले मारना आवश्यक है। चौक में गोलियों की आवाज गूंज उठी और उत्परिवर्तित पक्षियों का झुंड तेजी से कम होता चला गया। कुछ ही देर में कवों का पूरा झुंड खत्म हो गया। ठंडे कवों को खत्म करने के बाद लोगों ने निम्न स्तर के उत्परिवर्तित राक्षसों को साफ करना शुरू कर दिया। 8 दस्तों और 40 मार्शल आर्टिस्टों की एक साथ काम करने की दक्षता आश्चर्यजनक थी। आधा दिन बीतने के बाद चौक में राक्षसों का झुंड कम हो गया। केवल एफ रैंक और ई रैंक के राक्षस ही बचे थे। उत्परिवर्तित जीव लगभग कहीं भी नहीं पाए गए। हालांकि राक्षसों की संख्या आधी हो गई थी, लेकिन शेष आबादी में अधिकतर डी रैंक के राक्षस शामिल थे। कुछ उत्परिवर्तित जीव, जिनमें से कुछ सी रैंक के थे, उनमें से अधिकांश व्यायामशाला के प्रवेश द्वार के पास एकत्रित थे। मार्शल आर्टिस्टों ने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ खाया और उत्साहपूर्वक दोपहर की लड़ाई शुरू कर दी। उनके विचार में सुबह के शिकार तो बस शुरुआत थे, दोपहर के शिकार ही असली कमाई की शुरुआत थे, क्योंकि केवल डी रैंक और सी रैंक के शिकार ही इससे कमा पाते थे। उत्परिवर्तित जीवों का काफी महत्व था। पैसों के लालच में आकर मार्शल आर्टिस्ट ऐसे लड़ते थे मानो उनमें एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा हो, और वे बेताबी से हत्याएं करते थे। कुछ तो चोट लगने के बाद भी आराम करने से इनकार कर देते थे। बूढ़े गौरव, भयंकर अयाल वाले घोड़ों को निशाना बनाओ। ये जन्म से ही डी रैंक के होते हैं और परिपक्व होने पर सी रैंक के लोहे के कवच वाले बैलों के बराबर, लेकिन इनसे निपटना आसान होता है। ये बस तेज दौड़ते हैं। बख्तरबंद वाहन की आड़ में ये हम पर हमला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये खूंखार अयाल वाले घोड़े अब हमारे हैं। गौरव यादव ने सहमति जताते हुए निशाना साधने के लिए अपनी स्नाइपर राइफल तैयार की। धमाका। इससे पहले कि गौरव यादव गोली चला पाता, फियर्समैन हॉर्स समूह के बीचों बीच एक गोला फट गया, जिससे एक घोड़े के बच्चे की तुरंत मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक घोड़े घायल हो गए। भयंकर अयाल वाले घोड़ों का समूह क्रोधित हो गया। उन्होंने व्यायामशाला पर ध्यान देना बंद कर दिया और उस दिशा की ओर सरपट दौड़ पड़े जहां से तोप दागी गई थी। हालांकि उनके हमले के दौरान बीच बीच में स्नाइपर राइफलों की आवाजें सुनाई देती थी, जिससे फियर्समैन हॉर्स के समूह जमीन पर गिर पड़ते थे। जब तक वे उस स्थान पर पहुंचे, तब तक 5 से भी कम लोग बचे थे, जिनसे उस दस्ते को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। धिक्कार है, ये फिर से दानव देवता वाले आ गए। वो भयंकर अयाल वाले घोड़े साफ तौर पर हमारे करीब थे,
लेकिन पास वालों से निपटने के बजाय वे आए और हमारे घोड़े चुरा ले गए। गौरव यादव ने गुस्से से कहा, भाई गौरव, इसे भूल जाओ। जंगल में राक्षसों का शिकार करना कौशल का खेल है। जब मौका मिलेगा हम उन्हें वापस चुरा लेंगे। लक्ष्य ने सलाह दी। गौरव यादव ने सिर हिलाया, अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और दूसरे मॉन्स्टर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में चौक में लगभग 10,000 राक्षस थे, लेकिन 8 दस्तों द्वारा पूरे दिन की गई हत्याओं के बाद शाम तक 1,000 से भी कम बचे थे। सैकड़ों सी रैंक और डी रैंक व्यायामशाला के चारों ओर राक्षस जमा थे, जो मार्शल आर्टिस्टों के लिए बहुत कम खतरा पैदा करते प्रतीत हो रहे थे। दिन भर की मारकाट के बाद हालांकि मार्शल आर्टिस्ट थके हुए थे, लेकिन उनका उत्साह उनकी थकान पर पूरी तरह हावी हो गया था। हर दस्ते का बख्तरबंद वाहन अब लूट के माल से भरा हुआ था। अगर वे बचे हुए राक्षसों को भी मार गिराते तो वे पूरी तरह से लदे हुए घर लौट सकते थे। ध्रुव ने अपनी लंबी तलवार को कसकर पकड़ते हुए एक पल के लिए गहरी सांस ली और अपने साथियों से पूछा, हमारे पास अभी भी ये राक्षस बचे हैं और इनका इतना शांत होना दुर्लभ है। क्या सब लोग आगे बढ़ सकते हैं? अगर हाँ, तो आइए हम अपने प्रयासों को दोगुना करें और एक और लहर को नष्ट करें। हाँ, हमें डटे रहना होगा। हम यहां पैसा कमाने आए हैं। अगर हम बचे हुए इन सैकड़ों में से सिर्फ 50 भी जीत लें, तो हम 200 मिलियन कमा सकते हैं। लक्ष्य ने अपने कुछ उत्साहित साथियों की ओर देखा और अचानक बोला, मुझे लगता है कि हमें अब रुक जाना चाहिए। क्यों? दूसरी टीमें तो पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो हम क्यों रुकें? तुषार ने कुछ उलझन भरे लहजे में लक्ष्य से पूछा। लक्ष्य ने ध्रुव की ओर देखा। कैप्टन, आपने तीर्थयात्रा शब्द तो सुना ही होगा, है ना? तीर्थयात्रा। ये वाक्यांश सुनकर ध्रुव अचानक हांफने लगा। तीर्थयात्रा? क्या ये केवल तब होती है जब कोई मॉन्स्टर ए रैंक में विकसित होने वाला होता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप कह रहे हैं कि ये मॉन्स्टर तीर्थयात्रा कर रहे हैं? बिल्कुल। सामान्य तौर पर ए रैंक का विकास मॉन्स्टर को पकड़ने में पूरा एक दिन यानी 24 घंटे लगते हैं। हम यहां 16 घंटे से ज्यादा समय से हैं और ये मॉन्स्टर हमारे आने से पहले ही यहां इकट्ठा हो चुके थे। नहीं तो काउंटी टाउन में हमारा काम इतनी आसानी से कैसे हो पाता? लक्ष्य ने एडवांस की ओर इशारा किया। जिम्नाजियम के प्रवेश द्वार पर राक्षस जमा हो गए और अपने आसपास के मार्शल आर्टिस्टों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इन्हें देखो, अगर ये राक्षस इतने शांत न होते तो हम यहां बिल्कुल भी सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते। काउंटी टाउन में प्रवेश करने के बाद की स्थिति के आधार पर मेरा अनुमान है कि ये राक्षस कम से कम 20 घंटे से यहां है। एक बार ए रैंक जब राक्षस का विकास पूरा हो जाएगा तो ये जगह स्वर्ग नहीं बल्कि नरक बन जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि अभी यहां से चले जाना ही सही समय है। टीम के सदस्यों के चेहरे गंभीर थे। इस यात्रा से उन्हें पहले ही काफी लाभ हो चुका था। एक दिन में मारे गए जानवरों और उससे पहले मारे गए लोहे के कवच वाले बैलों को मिलाकर उनकी कुल कमाई लगभग 200 मिलियन थी। लेकिन उनके ठीक सामने मौजूद राक्षस कुलीन वर्ग थे और उन्हें छोड़ना वास्तव में अनिच्छुक लग रहा था। अंत में आरिफ खान ने सबसे पहले बात की। तो लक्ष्य, आपका मतलब यह है कि हमें अभी घर लौट जाना चाहिए? बिल्कुल सही। इस यात्रा से जो कुछ मिला है उससे हर कोई कुछ समय तक जमकर मौज मस्ती कर सकता है। सही समय पर रुक जाना, आगे बढ़ना और पीछे हटना, ये सब एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। आरिफ खान ने लक्ष्य की ओर देखा, अपना मन बना लिया और लक्ष्य के निर्णय का समर्थन करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक उसी क्षण अन्य दस्तों के मार्शल आर्टिस्टों ने फिर से कार्रवाई की। ये स्थिर उत्परिवर्तित राक्षस सोने और चांदी के पहाड़ों की तरह प्रतीत होते थे और तलवार के बल पर जीने वाले और प्रतिदिन खून बहाने वाले ये मार्शल आर्टिस्ट भला उन्हें मारने क्यों नहीं जाते? कुछ मार्शल आर्टिस्टों को यह भी एहसास हो गया होगा कि राक्षस तीर्थयात्रा पर निकले हैं, लेकिन वे हार नहीं मानना चाहते थे। क्या तीर्थयात्रा 24 घंटे की नहीं होती?
शायद उनके पास अभी भी समय था। वे जोखिम उठाना चाहते थे। मार्शल आर्टिस्टों की यही आम मानसिकता होती है। डेमन हंटर स्क्वाड के कुछ सदस्यों को लगातार 3 सी रैंक दुश्मनों को मार गिराते हुए देखकर, मॉन्स्टर्स को देखकर तुषार खुद को रोक नहीं पाया और ध्रुव से बोला, कैप्टन, चलो 2 घंटे और मारकाट करते हैं। हम करोड़ों, शायद 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। ध्रुव एक पल के लिए झिझका और दूसरों की ओर देखा। आप सभी की क्या राय है? तुषार ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। मेरा सुझाव है कि हम थोड़ी देर और रुकें और शिकार करें। हम विशालकाय ताड़ के पेड़ जैसे दिखने वाले नरभालू का शिकार करने आए हैं। हम उसका एक भी बाल देखे बिना कैसे जा सकते हैं? आरिफ खान ने कहा, मैं लक्ष्य के विचार से सहमत हूं। हमें अभी निकल जाना चाहिए और समय रहते ही पीछे हट जाना चाहिए। हमने पहले ही बहुत कुछ कमा लिया है। गौरव यादव ने कहा, मैं भी लक्ष्य और ओल्ड खान के विचार से सहमत हूं। इस बार हमने जो कुछ हासिल किया है, साथ ही शर्त से जो राशि जीती है, वो काफी है। लक्ष्य ने ध्रुव की ओर देखा। कप्तान, आप क्या कहते हैं? ध्रुव ने अपने हाथ में तलवार रगड़ी और दृढ़ धीरज के साथ कहा, मैं यही रहना चाहता हूं। ध्रुव और तुषार की राय एक जैसी सुनकर आरिफ खान ने फिर कहा, लक्ष्य, चूंकि कप्तान और बाकी लोग रुकना चाहते हैं, तो उन्हें रुकने दो। हम बाकी लोगों को वापस चले जाना चाहिए। लक्ष्य की असली ताकत का पता चलने के बाद आरिफ खान ने पहले ही उसके सामने झुकना शुरू कर दिया था। लक्ष्य, जो जाने का सुझाव नहीं देना चाहता था, ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, भाई आरिफ और भाई गौरव, आप दोनों जाइए। मैं यही रुकूंगा। लक्ष्य की बातें सुनकर तुषार ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ते हुए कहा, यह तो अच्छा लग रहा है। हमें अपनी जिंदगी को प्राथमिकता देने के लिए कह रहे हो। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तुम तो बस और पैसा कमाना चाहते हो। पाखंडी। लक्ष्य ने तुषार की ओर मुड़कर देखा और कहा, लगता है तुम्हें मुझसे कोई समस्या है। तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा करूं? मुझे तुम्हारा पाखंडी चेहरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर आइए अब साथ मिलकर काम न करें। हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ठीक है लक्ष्य, तुमने सही कहा। वैसे भी ओल्ड खान और ओल्ड गौरव जा चुके हैं, इसलिए अब हमारा अभियान अकेले ही चलेगा। मैं कप्तान के साथ रहूंगा, तुम जो चाहो करो। तुषार को पूरा भरोसा था कि जब तक आरिफ खान और गौरव यादव आसपास नहीं होंगे, ध्रुव जरूर उसका साथ देगा। उसे विश्वास नहीं था कि मात्र 8वें स्तर का योद्धा लक्ष्य अकेले कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा। ध्रुव ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। मन ही मन वो तुषार का समर्थन करने के पक्ष में था। हालांकि लक्ष्य में अधिक क्षमता दिखती थी, लेकिन ध्रुव को उससे खतरा भी महसूस होता था। आरिफ खान और गौरव यादव दोनों ने लक्ष्य का समर्थन किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कप्तान के रूप में उनका पद नाम मात्र का रह जाएगा। वो लक्ष्य को ये दिखाना चाहते थे कि टीम की कमान अब भी उन्हीं के हाथ में है। लक्ष्य ने आरिफ खान की ओर मुड़कर कहा, भाई खान, तुरंत निकल जाओ। जितनी जल्दी हो सके जाओ, जितनी तेजी से हो सके भागो। आरिफ खान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। तो आप सावधान रहना। बूढ़े गौरव, चलिए चलते हैं। गौरव यादव को भी शायद कुछ समझ आ गया था। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। इतना कमाना ही उनके लिए संतोषजनक था। ये राक्षस सचमुच किसी तीर्थयात्रा पर निकले हुए लग रहे थे, और एक बार ये समाप्त हो जाए तो फिर वापस लौटना असंभव होगा। बिना कुछ और कहे दोनों बख्तरबंद गाड़ी में बैठ गए, उसे स्टार्ट किया और चले गए। आरिफ खान और गौरव यादव के चले जाने के बाद लक्ष्य ने ध्रुव की ओर देखा और कहा, कैप्टन, अपना ख्याल रखना। बोलने के बाद लक्ष्य वहां नहीं रुका। वो मुड़ा और स्टेडियम परिसर से निकलकर दूर स्थित रिहायशी इलाके की ओर चल पड़ा। उसे पहले छिपने की जगह ढूंढनी थी। लक्ष्य एक मानसिक शक्ति का धनी था। वो इन राक्षसों की बेचैनी को महसूस कर सकता था। सभी संकेत यही बता रहे थे कि स्टेडियम के अंदर हो रहा परिवर्तन समाप्त होने वाला था
और एक ए श्रेणी का राक्षस प्रकट होने वाला था। दौड़ते दौड़ते उसे खंडहरों के ढेर में एक जर्जर छोटी इमारत मिली। लक्ष्य सीधे छत की ओर बढ़ा। इससे न केवल वो छिप सकता था, बल्कि स्टेडियम के पास की स्थिति का भी अवलोकन कर सकता था। स्टेडियम के सामने लड़ाई बेहद भयंकर थी। हालांकि ये राक्षस तीर्थयात्रा पर थे और सक्रिय रूप से हमला नहीं करते थे, फिर भी वे सी क्लास के राक्षस थे और उकसाए जाने पर उनके जवाबी हमले बहुत तीखे होते थे। विशेष रूप से राक्षसों से लड़ने की होड़ में योद्धाओं को हताहतों की परवाह नहीं थी, जिसके कारण अक्सर बहुत सारे राक्षस एक साथ मैदान में उतर आते थे और योद्धा टीमों में हताहत होने लगते थे। क्लैंग 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 क्लैंग। आह! लक्ष्य पर घात लगाकर हमला करने वाले और धातु के तूफान का इस्तेमाल करने वाले उस हटे-कटे आदमी ने आग की बौछार करने के बाद 2 मीटर से अधिक ऊंचे 2 विशालकाय बंदरों ने उसकी बाहों को पकड़ लिया और उसे बेरमी से 2 हिस्सों में फाड़ दिया। हालांकि इतनी भारी क्षति भी योद्धाओं को पीछे हटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पीछे से आ रहे योद्धाओं ने तुरंत ही दोनों बंदरों को मार गिराया। दानव देव दल के प्रवीण ने रॉकेट लॉन्चर से स्टेडियम के प्रवेश द्वार के ठीक बीचों बीच एक गोला दागा। प्रवेश द्वार पर अब ज्यादा राक्षस नहीं बचे थे। उसका निशाना खूंखार जंगली सुअरों के झुंड के बीचों बीच लगा। उसने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा कुछ ही जंगली सुअर उसकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से मुसीबत खड़ी कर दी। स्टेडियम के अंदर से एक जोरदार गर्जना हुई, जिसकी गूंज आसमान में सुनाई दी। स्टेडियम के चारों ओर बची हुई कुछ टूटी हुई खिड़कियों के शीशे भी उस गर्जना के प्रभाव से चकनाचूर हो गए और ध्वनि तरंगों के बल से बिखर गए। ये क्या है? योद्धा अचंभित रह गए। इस गर्जना के बाद आसपास के जानवरों के झुंड भी गर्जना करने लगे। गड़गड़ाहट। स्टेडियम के अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी और मुख्य द्वार जोर से खुल गया। सबसे पहले 3 सींग वाले बैलों का एक झुंड बाहर निकला। त्रिसिंग वाले बैल सामान्य भैंसों से उत्परिवर्तित हुए थे, जो पहले से ही पीले रंग के मवेशियों से बड़े थे। उनके सिर पर एक तीसरा सींग उगाया था। उनका शरीर गैंडों जैसा था और उनकी खून जैसी लाल आंखें उनके निर्भीक स्वभाव और क्रूरता को दर्शाती थी। सबसे आगे चल रहा त्रिसींग वाला बैल पहले से ही भी श्रेणी का एक विशालकाय बैल था। ये एक आम हाथी के समान था। अपने चारों खुरों से जोरदार प्रहार करते हुए इसने उस योद्धा को कुचल दिया, जो समय रहते बच नहीं पाया, जिससे उसकी सारी हड्डियां टूट गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसका शरीर उसके एक नुकीले सींग पर फटी हुई गुड़िया की तरह लटका हुआ था। त्रिसींग वाले सांडों के ठीक पीछे राक्षसी भेड़ियों का एक झुंड चल रहा था। ये राक्षसी भेड़िए अब 1.5 मीटर से भी अधिक ऊंचे थे, जिनके मुंह से 3 इंच लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। प्रकट होते ही वे चारों दिशाओं में झपटे और पलक झपकते ही 3-4 योद्धाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गोली चलाने वाले प्रवीण ने अपनी वजह से हुई परेशानी को देखा और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन ऊपर से आती एक काली छाया ने उसे कुचल दिया। ये एक विकृत काला गोरिल्ला था, जो देखने में किंग कोंग नामक फिल्म के नायक जैसा लग रहा था। उसकी विशाल मुट्ठी ने प्रवीण को जकड़ लिया। प्रवीण ने एक और वार किया, लेकिन उससे गोरिल्ला पर केवल एक छोटा सा घाव हुआ। फिर वो खून के लोथड़े में बदल गया। उसके बाद लड़ाकू विमानों के समान कई चीलें उड़ निकली। साथ ही 20 मीटर लंबे और पानी के बैरल जितने मोटे अजगर, पपड़ीदार चींटीखोर और यहां तक कि कुछ तेंदुए भी दिखाई दिए, जो कृपान दांत वाले बाघों से भी अधिक प्रभावशाली थे। इन प्राणियों के प्रकट होते ही योद्धाओं में भारी जानमाल का नुकसान हुआ। 40 योद्धाओं में से 1/3 की तुरंत मृत्यु हो गई और शेष बचे योद्धा बिना पीछे देखे अपनी जान बचाकर भाग गए। अंत में स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर 1 दर्जन विशालकाय मानव भालू प्रकट हुए। प्रत्येक मानव भालू 5 मीटर से अधिक लंबा था। जहां भी वे जाते, धरती कांप उठती। उनकी मोटी चमड़ी
और चर्बी की परतें स्नाइपर राइफलों की गोलियों से भी अप्रभावित थी। वे निकले और विशाल कदमों से योद्धाओं का पीछा करने लगे। इस यात्रा पर निकले योद्धाओं का निशाना आखिरी मानव भालू था, जो लगभग 7 मीटर लंबा एक विशालकाय दानव था। उसकी हथेलियां असाधारण रूप से बड़ी थी। योद्धाओं का एक दल जैसे ही भागने के लिए बख्तरबंद वाहन में सवार हुआ। विशालकाय हथेली वाले मानव भालू ने 3 बड़े कदम बढ़ाते हुए उनका पीछा किया। अपनी हथेली जोर से नीचे पटकी और बख्तरबंद वाहन को धातु के पैनकेक जैसी किसी चीज में बदल दिया। बख्तरबंद वाहन की दरारों से खून बह रहा था। योद्धाओं की ये पूरी टीम नष्ट हो गई थी। एक हथेली से बख्तरबंद वाहन को चपटा करने के बाद विशाल हथेली वाले मानव भालू ने आकाश की ओर एक दहाड़ लगाई और इटावाहा काउंटी तुरंत उत्तेजित हो गई। इस समय लगभग सभी उत्परिवर्तित जानवर ए श्रेणी के उत्परिवर्तित जानवर के जन के जवाब में आकाश की ओर दहाड़ने लगे। विकृत प्राणियों में भी स्पष्ट पदानुक्रम होता है। हालांकि बी श्रेणी से नीचे के प्राणी एक दूसरे पर शासन नहीं कर सकते जब तक कि वे एक ही प्रजाति के न हों, लेकिन एक बार ए श्रेणी का प्राणी जन्म ले लेता है तो सभी विकृत प्राणी अपनी प्रजाति विशिष्ट पाबंदियों को त्याग देते हैं और स्वतः ही ए श्रेणी के उस प्राणी के अधीन एकत्रित हो जाते हैं, उसके सबसे वफादार अधीनस्थ बन जाते हैं। यही कारण है कि राक्षस शहरों पर हमला करते हैं। विकृत राक्षस का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसकी बुद्धि भी उतनी ही अधिक होती है। बेशक चाहे वे किसी भी प्रकार से विकृत हो जाएं, वे मानव मस्तिष्क की गतिविधि के स्तर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वे एकजुट होना जानते हैं, कुछ बुनियादी युद्ध विधियों से परिचित हैं और मानव ठिकानों को घेरना जानते हैं ताकि वे मानवता को पृथ्वी से पूरी तरह से मिटा सकें। अपेक्षाकृत शांत रहने वाला वो छोटा सा कस्बा अचानक अशांत हो गया और अनगिनत विकृत जीव प्रकट हो गए। आकाश में न जाने कहां से असंख्य विकृत पक्षी उड़कर आ गए। जमीन पर लगे मैनहोल के ढक्कन ऊपर उठ गए और अनगिनत चूहे निकल आए, जो सड़कों पर घनी संख्या में फैले हुए थे। विशालकाय सिवेट बिल्लियां पेड़ों पर उछल कूद कर रही थी। भयानक 4 पैरों वाली छिपकलियां खंडहरों में रेंग रही थी और सभी प्रकार के उत्परिवर्तित जानवर अपने आवासों को छोड़कर स्टेडियम की ओर बढ़ रहे थे। जो योद्धा अभी अभी जोश से भरे हुए थे, वे लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। 40 लोगों में से आधे से अधिक मारे जा चुके थे और शेष बचे लोग सड़क पर भाग रहे थे। हालांकि अनगिनत विकृत जानवर उनका पीछा कर रहे थे और कभी कभी आगे नए विकृत जानवर दिखाई दे रहे थे। ऐसे में ये लोग बाहरी सहायता के बिना निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे। लक्ष्य दूर से दूरबीन से स्थिति का अवलोकन कर रही थी और धीरे से कुछ बुदबुदा रही थी। ये जल्द ही आने वाला है ना? अगर मुझे सही याद है तो इस बार युद्ध के देवता आने वाले हैं। समय लगभग सही है। जब भागती हुई भीड़ लगभग हताश हो चुकी थी, तभी सड़क किनारे एक ऊंची इमारत पर 2 लोग दिखाई दिए। उन 2 आदमियों में से एक 30 वर्ष की आयु का हटा-कट्टा आदमी था, जिसके एक हाथ में भारी मिश्रित धातु की ढाल और दूसरे हाथ में एक लंबी तलवार थी। दूसरा व्यक्ति, जो लगभग 20 वर्ष का एक युवक था, एक भाला पकड़े हुए था और नीचे भीड़ का पीछा करते हुए राक्षसों को देख रहा था। भाला लिए योद्धा ने कहा, प्रदीप, कैसा रहा? ये यात्रा व्यर्थ तो नहीं गई? पेट्रोलियम सिटी में मैंने इस विशालकाय मानवाकार भालू को देखा था। तभी मुझे लगा था कि ये विकास के कगार पर है, लेकिन उस समय ये बी ग्रेड का था, इसलिए मैंने इसे मारने की कोशिश नहीं की। मैं बस इसके ए ग्रेड में विकसित होने का इंतजार कर रहा था। लंबी तलवार और ढाल पकड़े हुए प्रदीप मुस्कुराया और बोला, बाई मोहित, हम व्यर्थ नहीं आए हैं, लेकिन ये मानवाकार भालू काफी शक्तिशाली है और इसके कई साथी हैं। अगर हम दोनों ही नीचे गिर गए तो शायद हम इसे मारने में सफल न हों और यहीं फंस जाएं। किसने कहा था कि हमें इतने सारे राक्षसों से सीधे मुकाबला करना होगा? यहां आने का मेरा उद्देश्य यही है। बाई मोहित ने बोलते हुए स्टेडियम की ओर इशारा किया और प्रदीप हैरान रह गई।
हम वहां किस लिए जा रहे हैं? हैं, प्रदीप, तुम अभी युद्ध देवता बनने की शुरुआत ही कर रहे हो। तुम्हें युद्ध देवता के क्षेत्र में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें ए ग्रेड उत्परिवर्तित जीवों की विशेषताओं का ज्ञान नहीं है। ओह, तो फिर मुझे आपसे ही मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। बाय मोहित, आप कोई भी बात छुपा नहीं सकते। ये सरल है। हर बी ग्रेड उत्परिवर्तित जीव के लिए ए ग्रेड में विकसित होना आसान नहीं है, अन्यथा पूरी दुनिया ए ग्रेड जीवों से भर जाएगी और मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव हो जाएगा। उनके विकसित होने के लिए उन्हें पहले एक शर्त पूरी करनी होगी। क्या स्थिति है? ऊर्जा सर्वप्रथम और सर्वोपरि ऊर्जा है। जिस स्थान पर इसका विकास होता है वो पर्याप्त ऊर्जा वाला स्थान होना चाहिए और उस ऊर्जा का स्रोत उल्कापिंड है। क्या उल्कापिंड? उनमें ऊर्जा होती है? क्या वे चीजें अवैध नहीं है? प्रदीप ने अविश्वास से पूछा। तुम सचमुच एक नाकाबिल युद्ध देवता हो। उल्कापिंड प्रतिबंधित क्यों है? क्योंकि उनमें ऊर्जा होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि उल्कापिंडों में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं। ये न केवल मनुष्यों के लिए बहुत फायदेमंद है, बल्कि उत्परिवर्तित जानवरों के लिए भी लाभकारी है। ये मानवाकार भालू इटावाहा आते समय घायल हो गया था, लेकिन अब ये न केवल जीवित और स्वस्थ है, बल्कि विकसित भी हो गया है। ये उल्कापिंड अवश्य ही असाधारण होगा। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। लेकिन वो तो तस्करी का सामान है। छी, तुम्हें चाहिए या नहीं? मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं सब खुद ले लूंगा। क्या चीज अवैध है और क्या नहीं? किस युद्ध देवता के पास अवैध सामान नहीं होता? बेश शहर में हत्या करना मना है, लेकिन किस युद्ध देवता ने किसी को नहीं मारा? ये चीजें कमजोरों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होती है। युद्ध देवताओं को कभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अगर हमें कोई समस्या होती है तो युद्ध देवता गठबंधन हमें सजा देगा। बेश शहर और सेना के पास ये अधिकार नहीं है। वॉर गॉड एलायंस भी मार्शल आर्टिस्ट फेडरेशन के अधीन है, या यूं कहें कि ये मार्शल आर्टिस्ट फेडरेशन का उच्चतर स्तर है। नाम और प्रतिष्ठा रखने वाला हर वॉर गॉड एलायंस में पंजीकृत होता है। हुआशिया वॉर गॉड एलायंस के वर्तमान नेता वीर प्रताप है, जो वीर प्रताप मार्शल आर्ट्स अकादमी के संस्थापक हैं। अंततः प्रदीप हिचकिचाते हुए बोली, तो फिर आप क्या कहते हैं कि हम क्या करें? ये आसान है। हम अभी स्टेडियम में जाकर उल्कापिंड लाएंगे। एक बार जब मैं अंदर पहुंच जाऊंगा तो वो ह्यूमनॉइड भालू जरूर वापस आएगा। आपको बस उसे 3 मिनट तक रोकना है और हम सफल हो जाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं। प्रदीप ने अपना मन बना लिया और अपनी ढाल लहराई। चल दर। दोनों आदमी छोटी इमारत से नीचे कूद गए। हर बार पैर जमीन पर रखते ही उन्होंने 10 मीटर से अधिक की दूरी तय कर ली। पलक झपकते ही वे स्टेडियम के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। बाय मोहित स्टेडियम में दाखिल हुआ, जबकि प्रदीप प्रवेश द्वार पर ही रुका रहा और ह्यूमनॉइड बियर को रोकने के लिए जिम्मेदार था। स्टेडियम के अंदर से एक गर्जना सुनाई दी, जिसके बाद लड़ाई की तीव्र आवाजें आईं, जिससे संकेत मिलता है कि अंदर अभी भी राक्षस मौजूद है। मार्शल आर्टिस्टों का पीछा कर रहा विशालकाय मानवाकार भालू अचानक दहाड़ा और स्टेडियम की ओर वापस भाग गया। उसके साथी भी उसके पीछे पीछे भागे और बचे हुए मार्शल आर्टिस्टों का पीछा करना बंद कर दिया। ये देखकर लक्ष्य ने देखना बंद कर दिया। इसके बजाय वो मुड़ा और अपने छिपने की जगह से बाहर निकला। उसके हाथ में एक बड़ा तख्ता था। ये तख्ता कभी दरवाजा हुआ करता था। लक्ष्य ने उस पर कदम रखा और अपनी मानसिक ऊर्जा से एक विचार उत्पन्न करते ही दरवाजा ऊपर की ओर उड़ गया, हवा में 2 बार डगमगाया और फिर स्थिर हो गया। स्वर्ण अवस्था की मानसिक ऊर्जा से व्यक्ति वस्तुओं को नियंत्रित करके उन्हें उड़ा सकता है। मैं अभी स्वर्ण अवस्था के प्रारंभिक चरण में हूं और मैं पहले से ही सैकड़ों मील तक उड़ सकता हूं। ये एक ऐसी क्षमता है जो युद्ध के देवताओं के पास भी नहीं है। दरवाजे के पैनल पर खड़े होकर लक्ष्य आकाश में उड़ गया, उस दिशा में बढ़ रहा था
जहां मार्शल आर्टिस्ट भाग रहे थे। मार्शल आर्टिस्ट इधर उधर भाग रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। अब तक वे सब अपने अपने रास्ते जा चुके थे। आसमान में अंधेरा छाने लगा था और आसमान में ऊंचाई पर मौजूद लक्ष्य पर किसी का ध्यान नहीं गया। लक्ष्य ने तुरंत अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। एक पुरुष और दो महिलाएं। वो व्यक्ति राकेश था, जो दानव देवता दस्ते का कप्तान था और चाकू, बंदूक और तोप समूह में एकमात्र जीवित बचा हुआ व्यक्ति था। वे दोनों महिलाएं वीर मीनाक्षी और रोहानी थी। चूंकि वे स्नाइपर थी और मोर्चे पर नहीं लड़ी, इसलिए वे भाग्यशाली रही और बच गई। राकेश के भागने का रास्ता उन्हीं के पास जाता था, इसलिए लक्ष्य ने उन्हें आसानी से ढूंढ लिया। वे तीनों कुछ देर तक हांफते हुए भागे। जब उन्होंने राक्षसों को अचानक पीछे हटते देखा, तो दिन भर की थकान उन पर हावी हो गई। उन्होंने एक कोना ढूंढा और बेतरतीब ढंग से बैठ गए। सब खत्म। सिद्धार्थ को दानव भेड़िए ने खा लिया। प्रवीण को बंदर ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। हड्डी का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। केवल मैं ही बचा हूं। मेरे पास से छुरी, तोपें और हथियार। आज युद्ध में लूटी गई कोई भी चीज बाहर नहीं लाई गई। सामान से भरा वो बख्तरबंद वाहन 200-300 मिलियन का था और सब कुछ पल भर में गायब हो गया। राकेश जमीन पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा बिखरा हुआ था और उसकी आंखों में निराशा भरी हुई थी। इस बार उसे वाकई भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहले तो उसने दानव शिकारियों के हाथों 100 मिलियन गंवा दिए, फिर अपने 2 साथियों को खो दिया। युद्ध में मिली संपत्ति भी वापस नहीं ला सका और यहां तक कि बख्तरबंद वाहन भी वहीं छोड़ आया। उसे सेना को भारी रकम चुकानी पड़ेगी, इसलिए इस बार उसे दिवालिया कहना गलत नहीं होगा। पहले सब कुछ बहुत अच्छा था। वीर मीनाक्षी उसे खुद को सौंपने का इरादा रखती थी, लेकिन लक्ष्य नाम के उस लड़के के आने के बाद सब कुछ बदल गया। वीर मीनाक्षी के मन में आए परिवर्तन, धन की हानि और फिर दुर्भाग्य का सिलसिला शुरू हो गया। यहां तक कि मलिक ठाकुर की सूचना और विकृत पक्षियों के साथ दानव शिकारियों पर घात लगाने का उनका प्रयास भी विफल रहा। लक्ष्य, तुम सचमुच मनहूस हो। अगर मैं इस दौर से बच निकला तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मन ही मन लक्ष्य को कोसते हुए वो हिलना भी नहीं चाहता था। दिन भर लड़ने और फिर विकृत जानवरों द्वारा पीछा किए जाने के कारण उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी और वो जहां लेटा था वही जल्दी से सो गया। रोहानी भी दीवार से टिक गई। उसके अंग कांप रहे थे और उसे डर सता रहा था। वो सोच रही थी कि दानव देव दस्ते का क्या होगा। अब तो ये भी सवाल था कि क्या वे इटावाह काउंटी से सफलतापूर्वक निकल पाएंगे। जैसे ही उसे थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी, अचानक उसके कान के पास गोली चलने की आवाज सुनाई दी। रोहानी तुरंत खड़ी हो गई। क्या हुआ? क्या कोई विकृत जानवर आ गए हैं? आह! मीनाक्षी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? वीर मीनाक्षी राकेश के बगल में खड़ी थी और अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को पीछे खींच रही थी। राकेश की कनपटी में एक बड़ा छेद हो गया था और वो निस्संदेह मर चुका था। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।